नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्तेश्वर फॉरेस्ट की, जिसको अभी हाल ही में ओडिशा में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती क्या है और ओडिशा का जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। और क्योंकि ये ओडिशा में डिक्लेयर हुआ है तो अंत में हम ओडिशा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देखकर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में गुप्तेश्वर शिवा टेम्पल है। इसके एडजेसेंट जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है इसको अभी हाल ही में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। ये रिसेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर किया गया। ये जो साइट है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ये पूरे के पूरे 350 हेक्टेयर्स का जो एरिया है उसमें स्प्रेड है। यानी ये जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है टोटल ये कितने एरिया में स्प्रेड है? 350 हेक्टेयर्स में। अब सवाल है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्यों डिक्लेयर किया गया। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से क्या होती हैं। हमारे देश में एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। इसकी सेक्शन 37 के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी यूनिक या फ्रेजाइल जो इकोसिस्टम होता है उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिजिग्नेट कर सकती है। तो यहाँ पे बात है कि किसी भी इकोसिस्टम या फॉरेस्ट को किस एक्ट के तहत बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है। तो 2002 का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है जिसके तहत किसी भी फॉरेस्ट या किसी भी यूनिक या फ्रेजाइल इकोसिस्टम को स्टेट गवर्नमेंट हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। ये कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 37 में लिखा है। अब यहाँ पे जब भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को, फॉरेस्ट को, इकोसिस्टम को हेरिटेज साइट डिक्लेयर करेगी तो वहाँ पे जो लोकल गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं उनके साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है। बीएचएस ये कोई टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, इनलैंड वाटर या मैरीन एरियाज़ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रिच बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। यहाँ पे फ्लोरा की और फोना की रिच बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने आपको वेटलैंड्स के बारे में बताया था कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर मैंने आपको वेटलैंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ाया है और वेटलैंड्स में भी मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझाया था और अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर जो बीएचएस होंगी वो कोई भी टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, इनलैंड वाटर या मैरीन एरियाज हो सकते हैं जहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी हो। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, देखिए, वहाँ पे वाइल्ड और जो डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज़ होती हैं उनकी एबंडेंस होनी चाहिए। यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड और डोमेस्टिक स्पीसीज़ होनी चाहिए। वहाँ पर हाई एंडेमिज्म होना चाहिए। अब एंडेमिज्म का मतलब क्या है? देखिए, एंडेमिज्म का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी स्पीसीज़ जो कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी, एक पर्टिकुलर एरिया में ही हों। कुछ स्पीसीज़ हैं जो इसी एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, उसको बोलेंगे एंडेमिज्म। तो उस एरिया में हाई एंडेमिज्म भी होना चाहिए। फिर वहाँ पे रेयर और जो थ्रेटन स्पीसीज़ होती हैं, थ्रेटन स्पीसीज़ यानी वो स्पीसीज़ जो कि एक्सटेंशन के कगार पर हैं, जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसी स्पीसीज़ भी वहाँ पर होनी चाहिए। रेयर जो कि बहुत ही कम हो और थ्रेटन जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं। इसके साथ साथ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट स्पीसीज़, ऐसी स्पीसीज़ जो कि इवोल्यूशन के लिए सिग्निफिकेंट हैं, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ कल्टीवेटेड वेराइटीज़, कुछ प्लांट की वेराइटीज़ जो हम कल्टीवेट करते हैं उनके जो वाइल्ड एंसेस्टर्स थे उनकी स्पीसीज़ भी यहाँ होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे फोसिल बेड्स होने चाहिए जो कि पहले की जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है उसको बताता है। और ऐसी स्पीसीज़ भी होनी चाहिए जो कल्चरल, इथिकल या एस्थेटिक वैल्यूज़ के लिए सिग्निफिकेंट हों। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, एबंडेंस ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज़, हाई एंडेमिज्म, रेयर एंड थ्रेटन स्पीसीज़, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट स्पीसीज़, वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ कल्टीवेटेड वेराइटीज़, फोसिल बेड्स जो डिनोट करते हैं पास्ट की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को, और ऐसी स्पीसीज़ जो कल्चरली, इथिकल या फिर एस्थेटिक वैल्यूज़ के लिए सिग्निफिकेंट हों। अब देखिए, बीएचएस जो है वो कल्चरल बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो हमने पहले लेकिन इसके साथ साथ जो ह्यूमन हैबिटेशन की हिस्ट्री है उसे भी मेंटेन करने के लिए ये
काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है, जिसको हाल ही में BHS यानी कि बायोलॉजिकली हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, इसकी बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखिए, जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है, यहाँ पे जब उड़ीसा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने काफ़ी सर्वे कंडक्ट कराई तो वहाँ पे काफ़ी रिच फ्लोरा और फोना देखने को मिला। अब सबसे पहले तो बात है कि फ्लोरा और फोना ये होता क्या है। देखिए, फ्लोरा जो है वो हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं और जो फोना है वो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी है उसको हम बोलेंगे कि ये रिच फ्लोरा है, जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है उसको हम कहेंगे कि ये रिच फोना है। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें फोना की, यानी कि एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है, तो यहाँ पे 28 मैमल स्पीसीज़ हैं, 18 एम्फीबियन स्पीसीज़ हैं, 45 फिश स्पीसीज़ हैं, 188 बर्ड स्पीसीज़ हैं, 48 रेप्टाइल की स्पीसीज़ हैं, 141 बटरफ्लाई स्पीसीज़ हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फोनल स्पीसीज़ मिलती हैं, जैसे कि मूगर क्रोकोडाइल है, कांगेर वैली रोको गेको है, सैकेट ग्रोव बुश फ्रॉग है, ब्लैक बाजा है, जॉर्डन्स बाजा, मालाबार ट्रोगन, वाइट बेलिड वुडपेकर और इस प्रकार की काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फोनल स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर गुप्तेश्वर में जो लाइमस्टोन केव्स हैं वहाँ पर भी आपको बैट्स की 8 स्पीसीज देखने को मिलेंगी। सदर्न ओडिशा में 16 स्पीसीज बैट्स की पाई जाती हैं, जिसमें से 8 स्पीसीज आपको गुप्तेश्वर फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2 स्पीसीज हैं, हिपोसिडेरस ग्लैरिटस और रिनोलोफस रॉक्सी। ये 2 ऐसी बैट्स की स्पीसीज हैं जिनको नियर थ्रेटन स्पीसीज क्लासीफाई किया जाता है, यानी कि लुप्त होने की कगार पर हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो लुप्त होने की कगार पर हैं वो भी आपको गुप्तेश्वर फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें फ्लोरल डाइवर्सिटी की, तो 182 ट्री स्पीसीज हैं, 76 श्रब स्पीसीज हैं, 177 हर्ब स्पीसीज हैं, 69 क्लाइंबर स्पीसीज हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जो क्लाइंब करते हैं, 14 ऑर्किड स्पीसीज़ हैं और काफ़ी मेडिसिनल प्लांट्स जो कि थ्रेटन हैं, जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं, वो भी आपको गुप्तेश्वर फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ऐसे भी बहुत से एग्रीकल्चरली और इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, जो इस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, जो बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें आँखों से भी नहीं दिखते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एग्रीकल्चरली यानी जिनसे एग्रीकल्चर में काफ़ी इंक्रीज़ होता है, जो हमारे पास प्रोड्यूस आता है उसमें काफ़ी इंक्रीज़ होता है, या इंडस्ट्रियली वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हो, माइक्रोबायोलॉजी में इंपॉर्टेंट हो। इस प्रकार के भी काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस इकोसिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को BHS डिक्लेयर करने से होगा क्या, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी कंजर्वेशन में काफ़ी बूस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ लोकल कम्युनिटीज़ के साथ जो कल्चरल कनेक्शन है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट का, उसे भी काफ़ी स्ट्रेंथन करने का काम होगा। ओडिशा गवर्नमेंट ने 35 लाख रुपए एलोकेट किए हैं ताकि इस पूरे के पूरे जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट का एरिया है इसकी कंजर्वेशन के लिए एक्शन प्लान प्रिपेयर किया जाए और जो कम्युनिटी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे इको टूरिज़्म और जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो लोकल लोग हैं जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने लाइवलीहुड्स के लिए, उनको भी सपोर्ट किया जा सके। ओवरऑल अगर हम बात करें तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट का BHS डिक्लेयर करना यहाँ के प्रीशियस बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इसके साथ साथ ओडिशा ने ये 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी है अपने स्टेट में, ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। इससे पहले 3 और डिक्लेयर की जा चुकी हैं, जैसे कि मंडासारू, महेंद्रगिरी और गंधामर्दन। तो ये चौथा ऐसा एरिया, ऐसी साइट है जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है ओडिशा ने। अब क्योंकि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ओडिशा में है तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं ओडिशा से रिलेटेड। यहाँ मैप में देखिए, ये है ओडिशा। ओडिशा नाम जो है ये एक संस्कृत शब्द से आया है, ओड्रा विशाया। इसका मतलब होता है विश्ड फॉर चाइल्ड। तो एक संस्कृत वर्ड है ओड्रा विशाया, इसका मतलब है विश्ड फॉर चाइल्ड। यहाँ से आया है शब्द ओडिशा का। देखिए, ये हमारे ईस्ट कोस्ट में लोकेटेड है और इसका फेस जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। ये जो एरिया है ये बे ऑफ बंगाल का है। ये 8th लार्जेस्ट स्टेट है हमारे भारत का। भुवनेश्वर कैपिटल सिटी है ओडिशा की और यह ओडिशा की लार्जेस्ट सिटी भी है। आज़ादी से पहले ओडिशा की कैपिटल कटक हुआ करती थी। ओडिशा जो है उसको इतिहास में काफ़ी अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे कलिंगा,
उत्कल, उत्कल नाम का मेंशन हमारे इंडियन नेशनल एंथम में भी आता है। फिर आता है ओदरा देशा, और वाइडली इसको जाना जाता है लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी का टेम्पल भी उड़ीसा में स्थित है, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ भी कहा जाता है। इतिहास की बात करें तो महाभारत और कई ऐसे पुराण हैं जहाँ पर ओडिशा का मेंशन आया है। 2nd सेंचुरी में यहाँ पे खरावेलास राजा हुआ करते थे। 4th सेंचुरी में समुद्रगुप्त का राज आया। 610 एडी में शशांक राजा आए और उसके बाद हर्ष आए। 7th सेंचुरी में यहाँ पे गंगा डायनेस्टी आई। 795 एडी में यहाँ पे महाशिव गुप्ता यजति द्वितीय आए। महाशिव गुप्ता यजति के बाद मिड 16th सेंचुरी में यहाँ पे कई मुस्लिम राजाओं का राज आया। 1592 में यहाँ पे अकबर आया। 1751 में यहाँ पे मराठाज आए। अंततः 1803 में यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर आया। ओडिशा जो है उसको एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था 1 अप्रैल 1936 को, और ये किसके बेसिस पे सेपरेट की गई थी? ओडिया स्पीकिंग पीपल्स की पॉपुलेशन के बेसिस पे। यानी कि आज़ादी से पहले जो भारत की पहली स्टेट जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग बनाया गया था वो ओडिशा थी। आज़ादी के बाद कौन सी पहली स्टेट थी जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग स्टेट का दर्जा मिला था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उसका राइट आंसर मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओडिशा के फाउंडेशन डे को उत्कल दिवस कहा जाता है और इसको हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 के दिन इसको सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था, इसलिए इसको 1 अप्रैल के दिन मनाया जाता है उत्कल दिवस। और उत्कल मैंने आपको बताया कि ओडिशा का नाम है, इसका मेंशन हमारे नेशनल एंथम में भी है। ओडिशा 17.780 नॉर्थ से लेके 22.730 नॉर्थ लैटिट्यूड में और 81.37 ईस्ट से लेके 87.53 ईस्ट के लॉन्गिट्यूड में स्थित है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल साउथ में, जस्ट साउथ में स्थित है। इसका टोटल एरिया 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर है, जो हमारे पूरे भारत का 4.87% बनता है। कोस्ट लाइन इसकी 450 किलोमीटर्स है। ओडिशा में मुख्यतः 6 मेजर रिवर्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में फॉल होती हैं। उसमें आता है सुवर्णरेखा, बूढ़ा बलंगा, बैतारानी, ब्रह्मणी, महानदी और ऋषिकुल्या। 3/4 जो स्टेट का एरिया है वो माउंटेन रेंजेस से कवर है। ओडिशा के 3/4 एरिया में माउंटेन रेंजेस हैं। ओडिशा की लेजिस्लेटिव असेंबली में 147 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ओडिशा का कल्चर जो है वहाँ पे आर्यन, द्रविडियन और आदिवासी कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ओडिशा के काफ़ी रिच कल्चर हेरिटेज है। यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, ट्रेडिशनल आर्ट है, स्कल्पचर है, डांस है, म्यूजिक है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें जो पूरी की पूरी स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसमें आता है दुर्गा पूजा, काली पूजा, चैत्र पर्व, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, रथ यात्रा। रथ यात्रा रिलेटेड है जगन्नाथपुरी जी से, इसके बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। इसके साथ आता है मकर और होली। ओडिशा जो है वो प्रीडोमिनेंटली लैंड ऑफ ट्राइब्स माना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं, हर ट्राइब के अपने अलग अलग सॉन्ग हैं, अपने अलग अलग मैग्निफिसेंट डांस है। ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। इसके साथ साथ छऊ और चैती घोड़ा, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डांस हैं ओडिशा के। ओडिशा अपने आर्टवर्क के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे काफ़ी वेरिड फॉर्म्स ऑफ आर्टवर्क हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दरोक आर्ट पेंटिंग्स मिलेंगी, सैंड आर्टवर्क मिलेगा बीचेस में, हैंडवर्क मिलेगा ज्वेलरी में, और क्लोथ्स के ऊपर भी काफ़ी पेंटिंग्स मिलेंगी। जो क्लोथ्स के ऊपर पेंटिंग्स होती हैं उनको पट्ट चित्रा कहते हैं। पट्ट मतलब कपड़ा, चित्र मतलब चित्र बनाना, पेंटिंग करना। तो क्लोथ्स के ऊपर, कपड़े के ऊपर जो पेंटिंग होगी उसको क्या बोलेंगे? पटचित्रा बोलेंगे। राइस ओडिशा के लोगों का स्टेपल फूड है। अगर हम भारत के बाकी स्टेट्स के साथ ओडिशा का कंपैरिजन करें तो यहाँ को जो कुजीन है, यानी यहाँ का जो खान पान है, यहाँ पे आपको काफ़ी कम ऑयल और काफ़ी कम स्पाइसेस देखने को मिलेंगी। अगर हम इनके ट्रेडिशनल डिशेज़ की बात करें तो पखला जो वाटर सोक्ड राइस है, छेना पोड़ा रोस्टेड चीज़ डेजर्ट, और मनसा तरकारी माने मीट करी कुक्ड विद पोटैटोज। ट्रेडिशनल क्लोथ्स की बात करें तो महिलाएं साड़ी पहनती हैं, पुरुष जो हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, मर्द यहाँ पे गमछा भी पहनते हैं जो कि कॉटन टावल होता है। लुंगी भी काफ़ी कॉमन ड्रेस है ओडिशा में। संबलपुरी पट्टा साड़ी, पट्टा चित्रा साड़ी, हैंडलूम फैब्रिक मेड शर्ट्स, ये कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं ओडिशा की। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है ओडिशा के लोगों का। ओशन के काफ़ी क्लोज है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे पोर्ट्स हैं। फिशरी और एक्वाकल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साधन है पैसा कमाने का, अर्निंग का यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ पे काफ़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और हैंडलूम इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलती हैं। ओडिशा को काफ़ी रिच माना जाता है मिनरल रिसोर्सेज में। ओडिशा नेशनल लीडर है क्रोमाइट, बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम और है, मैंगनीज और, ग्रेफाइट और निकल और के लिए, इन सारे ओर्स के लिए नेशनल लीडर माना जाता है ओडिशा। इसके साथ साथ ओडिशा हाई क्वालिटी आयरन ओर का भी टॉप
प्रोड्यूसर है। ईस्टर्न इंडिया में जो इथनिक ग्रुप है उसको हम ओडिया कहते हैं, जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको ओडिशा में देखने को मिलती है। काफ़ी ओडियास हिंदूज होते हैं और ये सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। ओडिशा के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं कोंड, सांतल, मुंडा, ओराम और गोंड। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं ओडिशा में। ओडिशा में 62 अलग अलग ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। ओडिशा की वाइल्ड लाइफ का एक बहुत बड़ा एरिया है जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है पार्क्स और सेंचुरीज में। यहाँ पे स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट्स दोनों के द्वारा इनको इस्टेब्लिश किया गया है, नेशनल पार्क्स को और सेंचुरीज को। यहाँ पे काफ़ी मैमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे एलिफेंट्स हैं, गोर्स हैं, वाइल्ड कैटल, ब्लैक बक है, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप है, टाइगर्स के कोई अलग अलग टाइप्स हैं। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको ब्लैक टाइगर के बारे में बताया था। ब्लैक टाइगर, जिसको मेलानिस्टिक टाइगर भी बोलते हैं, ये क्या होता है, क्यों खबरों में था, और वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा में शुरू हुई है। तो इस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें पहले खबरों में थी, जैसे कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के बगल में कुछ बुद्धिस्ट स्तूपास देखने को मिले थे, उसको भी मैंने अलग से कवर किया था। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति एक स्कीम चलाई थी, उसको भी कवर किया था। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एक मो घरा स्कीम चलाई थी, उसको भी कवर किया था। और उड़ीसा में एक बलि यात्रा भी मनाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कवर किया है। इन चारों पांचों वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर देखेगा। तो यहाँ पे टाइगर्स के भी काफ़ी स्पीसीज देखने को मिलती हैं, यहाँ पे मंकीज़ की भी काफ़ी स्पीसीज देखने को मिलती हैं, और पीकॉक्स भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी डाइवर्सिटी जो है वो हमें उड़ीसा में देखने को मिलती है। यहाँ पे एक चिलिका लेक है जो कि ब्रीडिंग ग्राउंड है बहुत से फिशेस का और वाटरफॉल का। तो चिलिका लेक भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अब देखिए, उड़ीसा जो है वो फर्स्ट स्टेट है भारत में जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था, लेकिन मैंने कहा कि ये आज़ादी से पहले बना था, 1936 में बना था। आज़ादी के बाद कौन सी पहली स्टेट है जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उड़ीसा में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है जिसका नाम है धनु यात्रा। याद रखना है आपने, इससे सवाल पूछा जा सकता है। उड़ीसा में एक कोणार्क सन टेम्पल है। मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर जो उड़िया लोग होते हैं वो सन की पूजा करते हैं, तो यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल है जिसको 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और ये काफ़ी अमेजिंग आर्किटेक्चर है। यहाँ पे 24 व्हील्स हैं इस टेम्पल में, और उनकी जो शेडो कास्ट होती है उसकी मदद से प्रिसाइजली टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है। ओडिसी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस फॉर्म है हमारे भारत की। ओडिशा पहली स्टेट है जिसने लोकायुक्त बिल लॉ को इनेक्ट किया था जब इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था। भुवनेश्वर जो ओडिशा की कैपिटल सिटी है उसको टेम्पल सिटी माना जाता है इंडिया की। पूरे दुनिया में ये इकलौती ऐसी सिटी है जहाँ पे 600 मैग्निफिसेंट, बहुत ही सुंदर से सुंदर लाजवाब टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट लायन सफारी जो है भारत की और पूरी दुनिया की इकलौती वाइट टाइगर सफारी, ये भी ओडिशा के भुवनेश्वर में नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क में शुरू हुई है। थोड़ी देर पहले मैंने बात करी ब्लैक टाइगर सफारी की, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लैक टाइगर सफारी अलग है, वाइट टाइगर सफारी अलग है। दुनिया की इकलौती ब्लैक टाइगर सफारी ओडिशा में शुरू हुई, दुनिया की इकलौती वाइट टाइगर सफारी ओडिशा में शुरू हुई, और लार्जेस्ट लायन सफारी भारत की वो भी कहाँ है, ओडिशा में। और ये कहाँ पे है, भुवनेश्वर के नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क में। हीराकुंड डैम है जो कि 4th लार्जेस्ट डैम है पूरी दुनिया का, ये भी ओडिशा के संबलपुर में है। सवाल है कि हीराकुंड डैम कौन सी नदी के ऊपर है, इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया है एक अलग वीडियो में, ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पूरी दुनिया का इकलौता जो लीनिंग टेम्पल है वो भी ओडिशा में सिचुएटेड है, इसका नाम है लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। व्हीलर आइलैंड है ओडिशा में, भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस व्हीलर आइलैंड से काफ़ी मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग जो कि जाइगेंटिक हर्बीवोरस फ्लाइटलेस एलिफेंट बर्ड का है, उसको भी ओडिशा के भुवनेश्वर में रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रिजर्व करके रखा है। ओडिशा हाईएस्ट प्रोड्यूसर है भारत में हेमाटाइट ओर का। आयरन के कितने ओर होते हैं, सारे के सारे ओर्स को मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है एक अलग वीडियो में, उसको भी जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड जो है वो भी ओडिशा में है। भारत में जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया तो उसको भी सबसे पहले ओडिशा के गंजम में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद उसे पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर हम ओडिशा के सिंबल्स की बात करें तो स्टेट फ्लावर है अशोका, स्टेट ट्री है सैकेड फिग, स्टेट एनिमल है सांबर, स्टेट बर्ड है इंडियन रूलर, स्टेट डांस है ओडिसी, स्टेट म्यूजिक है बंदे उत्कल जननी, स्टेट लैंग्वेज है ओडिया, हाईएस्ट पॉइंट है दियोमाली जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है।
फादर ऑफ ओडिशा माना जाता है फ़कीर मोहन सेनापति को। ये हैं फ़कीर मोहन सेनापति। ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन भी वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसलिए एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए समय निकाल के एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।